बाजार आर या पार हमारे साथ हैं इस वक्त बाजार के जाने माने दिग्गज बीएसई के पूर्व प्रेसिडेंट और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। और सबसे पहले, इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके लिए विशेष शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। राठी साहब का शनिवार को 75वां बर्थडे था, तो सर आपके को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमारी बेस्ट विशेष सर। थैंक्स अनिल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू सर। शुरुआत बाजार के डायरेक्शन के साथ करता हूँ। बताएं सर, लोग थोड़े डरे हुए हैं, पिछले 2 हफ्ते बड़े मुश्किल भरे रहे हैं, अब थोड़ी जान में जान आई है। कॉन्फिडेंस खुद से हट रहा है बाजार से ज़्यादा कि भाई हमने पैसा डाल के इक्विटी में गलती तो नहीं की, बने रहें, निकल जाएं। और अब उछाल आई तो लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एक बार ज़रा आप बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर। जरूर अनिल, जैसे पिछली बार भी जब आपसे मैंने बात की थी, मैंने बताया कि अगर मार्केट करेक्ट होता है और अच्छा करेक्ट होता है तो एक अपॉर्चुनिटी है अंदर उसमें और इन्वेस्टमेंट करने की। मार्केट ऊपर से 19-20% जैसे गिर गया है। और देखिए, ये ज्यादा इम्पैक्ट आपने देखा होगा कि 2-3 कारणों से है। एक तो ग्लोबल मार्केट जो है उनमें सब जगह ये प्रेशर है, अपने से भी ज्यादा प्रेशर है। एफआईज की कंटिन्यूस बिकवाली है। उसके बावजूद भी आप देखिए मार्केट इतना नहीं गिरा जो दूसरे देशों में गिरा है। शंकाएं आ रही है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ शायद इफेक्ट होगी। सबसे ज्यादा शंका जो है, डर है इन्फ्लेशन का। साहब इन्फ्लेशन बहुत है, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा ब्याज की दरें बहुत बढ़ जाएगी, और ब्याज की दरें बढ़ेंगी तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, डिमांड कम हो जाएगी। इस तरह का एक और सही है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ती है जरूर डिमांड पे असर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आता है। परंतु मेरा थोड़ा डिस्टिंक्शन ये है कि ग्लोबल मार्केट से और अपने मार्केट में फर्क है। जो इन्फ्लेशन का जो माहौल ग्लोबल मार्केट्स में बना हुआ है, पर्टिकुलरली जो यूएस में बना हुआ है, उसकी अगर कारण में आप जाएं तो इसका कारण मेन यह है कि ग्लोबल यूएस ने पेंडेमिक के टाइम जितनी लिक्विडिटी उन्होंने रिलीज की, मोर देन $300 बिलियन, दैट वाज एक्चुअली वेरी हाई फॉर और उस समय उनको जरूरत थी मार्केट को ठीक रखने की, पर्टिकुलरली कंजम्पशन की स्टोरी रखने के लिए। तो उसका असर अब नजर आ रहा है इन्फ्लेशन के ऊपर। दूसरा, इन्फ्लेशन का कारण ये भी हुआ कि लॉजिस्टिक्स जो है काफी डिस्टर्ब हुई। मूवमेंट ऑफ गुड जो है, वैसे भी चाइना में काफी स्टॉक उन्होंने वो सारे शिप्स वगैरह वहां अटक गए थे। बाद में जो स्वेज कैनाल में तकलीफ हुई, उसमें तकलीफ हुई। तो आपने देखा होगा कि ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है, कॉस्ट तो बढ़ी, करीब 3 गुना तक कॉस्ट चली गई लॉजिस्टिक्स की, और उसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जो है कम हो गया। और सबसे बाद में अब इफेक्ट आया यूक्रेन का। जब यूक्रेन वार हुआ तो सबसे ज्यादा असर आपको देखिए जो अपने को अफेक्ट करता है मार्केट में, ऑयल प्राइस है। तो आगे जाने वाले मार्केट में डिपेंड करता है कि अपनी इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क आएगा, और ऑयल के प्राइसेस। 2 मेजर रीजन में बात करना चाहूंगा। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि चाहे जितनी बात कर सकते हैं, परंतु इन्वेस्टर्स के लिए साधारण चीज समझनी है कि अगर इन्फ्लेशन में क्या उम्मीद है और उसके कारण इंटरेस्ट रेट में क्या उम्मीद है, और ऑयल प्राइसेस की क्या है। मेरा उसमें मत यह है कि इंटरेस्ट रेट जो है, अब देखिए पिछले 10-15 दिनों में टॉप से 20-25 पैसे 10 ईयर की कम हो गई। अमेरिका में भी कम हो गई। तो वो जो एक माहौल इंटरेस्ट रेट बढ़ने का है, आरबीआई जरूर इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएगी, परंतु इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आधा % से ऊपर और 50 पैसा ज्यादा ज्यादा ऊपर जा सकती है, वहां जाके थम जाएगी। उसका मुझे एक कारण ये भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पीक कर रहा है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस जितनी बढ़ गई थी, जैसे अभी आपके चैनल पे बात हो रही थी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर से, क्योंकि वो बढ़ने के कारण कई थे। यूक्रेन वार भी था, और ये मूवमेंट एंड ट्रांजिशन वो ज्यादा इफेक्ट था कि मूवमेंट गुड्स का हो नहीं पाया, और जो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी पेंडेमिक में वो वापस चालू नहीं हो पाई। परंतु अब जो है धीरे धीरे माहौल सुधर रहा है। तो कमोडिटी प्राइसेस जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ऊपर रहेगी, बल्कि और करेक्शन होने की मेरे को संभावना लगती है, क्योंकि रेसेशन जहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गई वहां रेसेशन की बात होगी, यूएस में रेसेशन की बात होगी। तो अगर पर डिमांड तो कम होगी, रेसेशन होएगा नहीं होएगा, पर डिमांड कम होगी, तो इसलिए कमोडिटी प्राइसेस आर अनलाइकली टू गो वेरी हाई।
पर्टिकुलरली ऑयल पे भी मेरा मत है कि ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी पीक है, $110 के आसपास पीक है, और जैसे ही थोड़ा सा यूक्रेन का वॉर, थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होगी, ऑयल प्राइसेस नॉर्मली मेरे हिसाब से $75-80 के आसपास अगले 6-12 महीने मानी चाहिए, तो उससे भी इंडिया को फायदा होगा। सो ओवरऑल आज का मार्केट जो है, संक्षेप में अगर कहूँ कि मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे चलेगा, परंतु लॉन्ग टर्म अगर इसको 3-4-5 साल जिसका इन्वेस्टमेंट करना है, आज भी मार्केट उसके लिए रीजनेबल लेवल है। इट इज नॉट ओवर प्राइस, नॉट ह्यूजली ओवर प्राइस कि आदमी इन्वेस्ट नहीं करे, परंतु अगर नीचे जाए तो जरूर मौका होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि नीचे का लेवल निफ्टी जो है इन वर्स्ट कंडीशन में भी अराउंड 15,000 15,200 जहाँ से वापस घूम के आया है उस लेवल तक भले ही जाए, तो जब नीचे जाए तो आदमी को और इन्वेस्ट करना चाहिए, परंतु लॉन्ग टर्म वाले को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट्स का ये तो स्वभाव ऊपर नीचे होना। आई डोंट थिंक मार्केट्स आर टू ओवर वैल्यूड, और इसलिए इन्वेस्टर्स को मेरी सलाह ये है कि अगर पैसा हो तो धीरे धीरे लगाए, नीचे जाए तो ज्यादा लगाए। अगर चांसेस इसके मार्केट इन लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली डू वेल। बिल्कुल परफेक्ट। तो नीचे जाएं तो धीमे धीमे निवेश करें, ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क है नहीं, और 15,000 के आसपास बहुत ही मजबूत सपोर्ट एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, लेकिन एक रिस्क है जो हमारे बाजारों के लिए दिख रही है कि अब हमारे यहाँ भी आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई है, 0.9% बढ़ा चुके हैं। हमारे यहाँ भी महंगाई आरबीआई के जो रेंज है उससे बाहर है, उससे ऊपर है। क्या आपको लगता है कि भारतीय बाजारों ने जो बढ़ी हुई महंगाई और हमारे यहाँ आरबीआई जो ब्याज दरें कर रही है उसे सब पचा चुके हैं, ये खबरें हैं, और ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन अपने यहाँ ऑलमोस्ट पीक कर गया है, इसको ज्यादा आगे जाने की संभावना कम है, बल्कि जाके धीरे धीरे इन्फ्लेशन ठीक होगा। इस तरह इंटरेस्ट रेट भी पीक कर गई। अब जब पिछले 10 साल की अगर इंटरेस्ट रेट लें, 10 ईयर यील्ड अबाउट 7.5% थी, उसी के आसपास आज चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ज्यादा जाने की, जैसे मैं बताया 25-50 पैसा, फॉर ए टाइम बीइंग इट कैन go, but unlikely if I talk, let's say 6 months period or 1 year period, my view is that interest rates will soften from here rather than going up। 25-50 पैसा कमी होगी, बढ़ने की संभावना मुझे नहीं लगती है। इसलिए मार्केट में घबराहट की तो कोई मुझे लगता नहीं कि कोई रीजन है कि मार्केट में पैनिक या घबराहट किसी तरह का होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, देखिए एफआई ने इतना माल बेचा, और आज क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर के लिए भी ऑप्शन क्या है, कहाँ पैसे लगाएगा अच्छे रिटर्न के लिए? आज इक्विटी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंज्यूमर डिमांड अच्छी है, परंतु इन्वेस्टर डिमांड अनलाइकली टू बी देयर। गोल्ड ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ पीक पे चल रहा है, तो इसलिए ज्यादा पैसा जो है डेट में, इंटरेस्ट रेट्स इतनी कम हो गई थी, वहां पैसा नहीं जा रहा है, तो ज्यादा सेविंग्स जो हैं will gradually move more and more into equity markets, and that will create demand for equity। परफेक्ट है। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत हमारे यहाँ है नहीं, और इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, ऐसे में बेहतर होंगे अब संभावनाएं। अच्छा सर, ये बताएं, ऐसे बाजार में फिर निवेश के मौके कहाँ ढूंढने चाहिए? कौन से आपको सेक्टर्स आकर्षक नज़र आते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सेक्टर से ज्यादा जरूरी है कंपनी पे ध्यान देना। सारे सेक्टर इंडिया में लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अपनी ग्रोथ, लुक एट आवर जीडीपी ग्रोथ, अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ अपने चल रही है, एंड लाइकली टू कंटिन्यू फॉर मेनी इयर्स। तो उस हालत में सब सेक्टर में ग्रोथ आएगी, और उनमें अच्छी कंपनियां ढूंढनी चाहिए। परंतु एज ए आप अगर ओवरऑल सेक्टर की बात अगर समझें, तो मेरा मानना है जैसे फाइनेंस बैंकिंग जो है, ये सेक्टर में अब सुधार होता बिल्कुल नजर आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रहे हैं और आएंगे, तेजी से आएंगे, क्योंकि अगर देश में ज्यादा प्रगति होनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान देना ही होगा। एफएमसीजी जो है वो पीछे दबाव था, थोड़ी रूरल डिमांड कम हो रही थी। अगर इस बार का थोड़ा सा अगर मानसून अच्छा रहा तो वो डिमांड भी फिर से आनी चाहिए। तो ओवरऑल ये 3-4 सेक्टर जो अच्छे हैं। कुछ दबे हुए सेक्टर है, आज मान लो फार्मा बहुत दबा हुआ है, मुझे लगता है कि वो उसको भी ठीक होने की गुंजाइश है। तो 3-4 सेक्टर जो मैंने बताया वो तो अट्रैक्टिव मुझे लगते हैं। कैपिटल गुड्स जैसे, आई थिंक अब जो है इन्वेस्टमेंट आना चालू होगा, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। अभी आपने हाल में जैसे सुना था, अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि वो 20-25 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी लगाएंगे। तो हर सेक्टर में अब थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना इस साल से चालू होगा, तो कैपिटल गुड्स भी अच्छा कर सकते हैं।
है आपके लिए कुछ बेहतरीन निवेश के मौके, एनबीएफसी, बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, जो पिटे हुए सेक्टर्स हैं जहां वैल्यूएशंस आकर्षक है, वहां निवेश किया जाए। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए, और एक बार आपको फिर से आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनिल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।